नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगनिंग में बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस बैच के बारे में। और इस बैच के बारे में जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है निजी रूप से कि आप लोगों की जो डिमांड थी कि हिस्ट्री स्पेशल का एक बैच लाया जाए और जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें कवर की जाए। तो एडवांस में भाई प्री तक की चीजें ही कवर हो सकती हैं, मेंस को अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी हम बात भी नहीं करेंगे अभी आज यहाँ पे। तो अब चाहे कोई बच्चा कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, यूपी के अंदर में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं या उसकी ही तैयारी क्यों ना कर रहा हो, बैच एक है और एग्जाम्स अनेक हैं। और इंडियन हिस्ट्री की जो समस्या है, ये गुत्थी सुलझेगी कैसे, ये गुत्थी अब सुलझेगी। ठीक है भाई। सो ये बैच आ चुका है और आरंभ द बिगिनिंग ऐप के ऊपर में आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के इस बैच के जो अदर फीचर्स है उनकी जानकारी ले सकते हैं, या आप इस दिए गए नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करके भी इस बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का भारत। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि 18वीं शताब्दी जो है उथल पुथल की शताब्दी है। There was a lot of political turmoil in the country. 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई इन द ईयर 1707। औरंगजेब डाइड। मुगल अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए एक तरफ संघर्ष कर रहे थे और दूसरी तरफ यूरोप के लोग भारत के अंदर में, जो कि कम से कम कोई 100 साल पहले आ चुका था, कोई 200 साल पहले आ चुका था। अंग्रेजों की बात करें तो 1608 में वो भारत आ चुके थे और 1608 से 1707 इट्स 100 इयर्स, 100 साल हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों को भी भारत में आए हुए भाई 1668 के अराउंड उन्होंने अपनी फैक्ट्री फाउंड कर दी थी सूरत के अंदर में। तो वहां से लेकर के यहां तक आमतौर पर 40 साल के आसपास तो उनको भी हो ही रहा था। और भी जो है यूरोपियन कंपनीज यहां मौजूद थी। तो एक तरफ मुगल एम्पायर अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करेगा, दूसरी तरफ रीजनल पावर, क्षेत्रीय शक्तियां वो मुगलों की जगह लेने के लिए आपस में कॉन्टेस्ट करेंगी। दो एंगल हो गए, सेंट्रल पावर, रीजनल पावर, और एक थर्ड फ्रंट बनेगा जिसमें कौन होंगे? ये यूरोपियन पावर्स। और इन सब के बीच में हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा? इस कहानी की शुरुआत होती है इंडिया इन 18th सेंचुरी को समझने से। चलिए शुरू करते हैं और अध्ययन करते हैं कि भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। ये जो इमेज आपके सामने तस्वीर पर दिख रही है, ये जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पर, ये इमेज है औरंगजेब की। औरंगजेब who came in power 1658 and यहां से लेके 1707। ओके, उत्तराधिकार के युद्ध में, वॉर ऑफ सक्सेशंस में अपने भाइयों, खासतौर पे दारा शुकोह की हत्या करके पावर में आया औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में एक सबसे खास बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये युद्धों में ज्यादा उलझा रहा है। और इस बात की तरफ औरंगजेब का शायद ध्यान ही नहीं गया
कि ऐसे ढेरों मुद्दे थे जिन्हें पीसफुल तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, डिप्लोमेसी से भी उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, चाहे वो सिखों का मुद्दा हो पश्चिम में और चाहे वो डेक्कन की तरफ शिवाजी का मुद्दा हो। जब वहां पर समझदारी से काम करके इन मुद्दों को बिगड़ने से बचाया जा सकता था, और सिख और मराठे, पश्चिम में सिख और दक्कन में मराठे, ये औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी समस्या साबित होंगे, और सिर्फ औरंगजेब की गलत नीतियों की वजह से, और कुछ नहीं। ओके तो एक बात यहां पर ध्यान रखना, एक सबक भी है, राजा वही सही जो युद्ध और शांति में संतुलन बना के रखता है। बहुत शांति प्रिय राजा भी सही नहीं और बहुत युद्ध प्रिय राजा भी सही नहीं कि हमेशा लिए तलवार खड़ा है, आओ बात करो, बाकी क्या बात करोगे यार, तलवार हाथ पे लिए क्या बात क्या करोगे इससे आप। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज, खजाने के ऊपर में लगातार बोझ बढ़ता रहा, खर्चीले सैन्य अभियान, मिलिट्री कैंपेन्स होते रहे, रीजनल लेवल पर भी कई सारे रुहेले वगैरह उनका राइज हुआ, ये सब क्षेत्रीय शक्तियां रीजनल पावर्स के रूप में, रुहेले, सतनामीज, इन सब के विद्रोह भड़कते रहे, और इन सब ने इस बात को तो दिखा दिया था कि औरंगजेब की डेथ होने के बाद में विस्फोट होगा, और वो हुआ भी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, his son बहादुर शाह फर्स्ट came in power. बहादुर शाह फर्स्ट का रियल नेम था मुअज्जम। His real name was मुअज्जम, और मुअज्जम जो है, एक सेकेंड, मुअज्जम जो है, इन्हें इतिहास के अंदर में हेडलेस एम्परर भी कहा जाता है। हेडलेस एम्परर, व्हाट डज इट मीन? शाहे बेखबर। He was son of औरंगजेब, और मुअज्जम साहब को बहादुर शाह प्रथम को, इनका वास्तविक नाम मुअज्जम था और ये बहादुर शाह फर्स्ट के टाइटल को धारण करके सत्ता में आए। बेखबर, शाहे बेखबर कि बादशाह सलामत को पता ही नहीं कि सल्तनत में चल क्या रहा है, बस जैसे तैसे करके इनका समय बीता। इनकी डेथ होने के बाद इनके बेटे आपस में लड़ गए, जहादर शाह पावर में आया। जहादर शाह के बारे में हिस्टोरियंस ये कहते हैं, ये है शाहे बेखबर, शाहे बेखबर। ऑल्दो इसने कोशिश की कि मुगल सल्तनत को बचा ले, मराठों के साथ में, सिखों के साथ में संधियां हुई, लेकिन अब हालात बेकाबू हो रहे थे, खजाना खाली था, जो इनके जो कमांडर्स थे वो अपनी पावर को और बढ़ाना चाह रहे थे। अब यहां पर मैं आपको एक नियम बता दूं, एक नियम है हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, आप आसान भाषा में यह कह लीजिए, सेंट्रल पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीजनल पावर्स। क्या मतलब हुआ इसका? केंद्रीय शक्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्षेत्रीय शक्तियों के। इट मींस कि जैसे जैसे राजा की पावर अगर घटेगी, ये इनवर्स रिलेशन है, रीजनल पावर्स बढ़ेंगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और हो क्या रहा था, रीजनल पावर्स बढ़ती जा रही थी, इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, और ऐसे में केंद्रीय शक्ति मतलब दिल्ली में बैठे हुए मुगल, उनका कंट्रोल खत्म हो रहा। और जब जहादर शाह पावर में आया, ही इज जहादर शाह, और ये जो तस्वीर में आपको एक महिला दिख रही है, ये तस्वीर है लाल कुंवर की। हिस्ट्री में जो इनका दर्ज है इनके बारे में, लाल कुंवर के बारे में, कि शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट, और व्हेन जहादर शाह वाज रूलिंग दिल्ली, ही वाज मुगल एम्परर एट दैट टाइम। इससे ज्यादा तो पावर इनके हाथों में थी, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, और इसने
फूलों की सैर नाम का एक त्योहार आरंभ करवा दिया। खूब खर्चे हो रहे हैं, मतलब एक तो वैसे ही हालत खराब है रॉयल ट्रेजरी की, और जो बचा कुचा है वो ये भाई साहब और खर्चे करके उड़ा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस कॉल हिम लंपट, मूर्ख और एक्स्ट्रावेजेंट फूल। आप दिल्ली की हालत देख रहे हो, इस हाल पर जरा ध्यान रखना, एक्स्ट्रावेजेंट फूल, लंपट मूर्ख। ऐसे में क्या होगा दिल्ली का, वो तो आपको आइडिया लगना शुरू हो ही गया होगा। And Jahadar Shah was killed by his nephew and his name was Farrukh Siyar. फर्रुख सियर ने चाचा को निपटा दिया कि चाचा ऐसा है, तुमने बहुत काम किया, बड़े मेहनती हैं आप निकलिए। एंड फर्रुख सियर केम इन पावर इन 1713 और 1713 से लेकर 1719 तक ये पावर में रहा। बट फर्रुख सियर का पावर में आना कुछ और भी चीजें लेकर के साथ में आया। क्या क्या चीजें लेके आया? दरबार की राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स, कि यहां पर दो भाई थे, हसन खान और हुसैन खान, जिन्हें हम लोग सैयद ब्रदर्स कहते हैं, सैयद बंधु कहते हैं। और इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, मुगल फैमिली के अंदर में कम से कम 4 लोगों को सत्ता में लेकर के आए हो, जिसमें से तीन को तो उन्होंने मारा, चौथा वाला इन पे भारी पड़ा। कौन था वो चौथा, उसकी बात भी करेंगे। फर्रुख सियर, रफी उज्जात, रफी उद्दौला एंड मोहम्मद शाह रंगीला। अब जो सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद बंधु जो है, इन्हें हम लोग हिस्ट्री में कहते हैं राजा बनाने वाले। क्या कहते हैं? राजा बनाने वाले, किंग मेकर्स। ये फर्रुख सियर को पावर में लेकर के आए, और जब इनको लगा कि फर्रुख सियर उनके काम का नहीं है, तो इन्होंने फर्रुख सियर को मार दिया। फर्रुख सियर अपने आप में हिस्ट्री में डिस्गस्टिंग, कॉवर्ड, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ओके, और घृणित कायर कहने के पीछे का कारण क्या है कि युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं मेरे दोस्त, कि दुश्मनी की राह में 2 कदम तुम चलो, दुश्मनी की राह में 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। ध्यान सिर्फ इतना रहे, जब हम दोस्त हो जाएं तो निगाहें मिला सके, जब हम दोस्त हो जाएं तो निगाहें मिला सके। या यूं कहिए कि हाथों में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। फर्रुख सियर जो है ना, ये हिटिंग बिलो द बेल्ट, मतलब कि इसने एक राजा को जिस वीरता से युद्ध करने चाहिए वो नहीं, उसको मतलब ये था कि बस दुश्मन को मार दो, कैसे भी मार दो उसको। इन सब वजहों से डिस्गस्टिंग, कॉवर्ड, घृणित कायर कहा जाता है इसको इतिहास में। किंग मेकर्स सैयद बंधुओं के इशारों पर बस नाच रहा था और मारा गया। और इन्हीं सैयद बंधुओं, ये हैं, ये एक इमेज है इनके जो है, ये हुसैन खान है और ये हसन खान है। और इन दोनों भाइयों की जब ताकत बहुत बढ़ी, तो इन्हीं सबके बीच में दोनों भाइयों ने क्या किया, ये मोहम्मद शाह रंगीला को पावर में लेकर के आए। मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, जिसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, और ये जो मोहम्मद शाह जो है, ये मोहम्मद शाह इसका टाइम पीरियड था 1719 से 48। इसका रियल नेम था रोशन अख्तर। ओके, एक सेकेंड। रोशन अख्तर, और अपनी हरकतों की वजह से रंगीला बादशाह कहते। इसको पावर में ले आए सैयद ब्रदर्स। अब मोहम्मद शाह को पता क्या लग रहा था, यार इन लोगों ने तो पहले बंदों को मार रखा है, मुझसे नाराज हो गए, मुझे भी निपटा देंगे।
और इसी मोहम्मद शाह का एक विश्वास पात्र बंदा था निजाम उल मुल्क, यहां देखिए नाम लिखा है। और निजाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को साइडलाइन करवा दिया। लेकिन बहुत जल्दी ही मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क के ऊपर भी डाउट करने लगा कि यार निजामुल मुल्क भी भारी पड़ेगा, दिक्कत कर सकता है। तो जब निजामुल मुल्क के ऊपर इसने डाउट करना शुरू किया तो निजामुल मुल्क जो है ये दक्कन की तरफ चला जाता है और हैदराबाद की जो रियासत है उसकी स्थापना निजाम उल मुल्क ने की। इसको चिनकिलिज खान भी कहते हैं, चिनकिलिज खान भी कहते हैं इसको, इसी का एक और नाम है। चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क को, और हैदराबाद की रियासत का संस्थापक यही बनेगा, स्वायत्त राज्य का संस्थापक। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बोले तो कि मुगलों के कंट्रोल से हैदराबाद को बाहर निकालने वाला बंदा निजाम उल मुल्क। इसके बाद हैदराबाद एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में जाना जाएगा, स्वायत्त राज्य के रूप में जाना जाएगा, कि मुगल दिल्ली में होंगे लेकिन हैदराबाद के अंदर मनमर्जी किसकी चलेगी, निजाम उल मुल्क की। और इसी मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने भारत पर हमला भी किया, नादिर शाह ईरान से। और हम लोग अगर नादिर शाह की बात करें, ये नादिर शाह का एक चित्र है, नादिर शाह तो नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है इसको, नेपोलियन ऑफ ईरान कहते हैं इसको। 1739 में इसने भारत पर हमला किया, जी भर के दिल्ली को लूटा गया। मोहम्मद शाह करनाल के युद्ध में हार गया, वो दिल्ली को बिल्कुल बचा नहीं पाया। और इसी समय पेशवा थे बाजीराव प्रथम महाराष्ट्र में। अरे मस्तानी वाले, अब भाई इंडिया इन 18th सेंचुरी बता रहा हूं ना, तो सारे आगे जुड़ेंगे ना यहाँ पे। तो इधर दिल्ली में मोहम्मद शाह हार गया करनाल के युद्ध में, करनाल हरियाणा में। और बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली को बचाने के लिए निकलते हैं और इस उम्मीद में निकलते हैं कि अगर हमने दिल्ली बचा ली तो दिल्ली हमारी फिर। लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास बाजीराव प्रथम को लू लग जाती है, गर्मियों का हमला था, लू लग जाती है और बाजीराव प्रथम वहीं मर जाते हैं। अगर सोचिए, जरा उल्टा सोचिए, अगर बाजीराव प्रथम दिल्ली आ गए होते और नादिर शाह को हरा दिया होता तो दिल्ली के तख्त पर मराठे आके बैठते हैं और तब हो सकता है कि भारत का इतिहास थोड़ा डिफरेंट होता। लेकिन अब किस्मत को जो मंजूर ही नहीं था तो क्या करें उसके। नादिर शाह जो है भारत से तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन या आप लोग जिसे कह लें, ठीक है, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब लूट के ले गया। मयूर सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे कि मैं तो यहाँ पर नोट्स आपको दिखाई रहा हूँ, ये पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, लेकिन कॉपी पेन लेकर के आप भी बैठा करो, टॉपिक का नाम लिखा करो और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो उसको। पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा भारत से लूट के ले गया। ओके, तो इसने दिल्ली को बड़ा कमजोर कर दिया। अच्छा भाई, अब इसके बाद तो आया राम और गया राम वाली कहानी हो गई। फिर अहमद शाह आया 1748 के अराउंड, आलमगीर सेकंड आया, बैटल ऑफ प्लासी इसी के समय हुआ था। अब आलमगीर सेकंड की जिम्मेदारी थी कि वो जाकर के बचाए बंगाल को, और ये अपनी जान बचा ले, वही बहुत बड़ी बात थी। और आलमगीर प्रथम कौन था ये जान लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आलमगीर फर्स्ट पता कौन था? औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब का टाइटल था आलमगीर फर्स्ट।
अब एक ही खानदान में एक ही नाम के 2-3 लोग आ जाएंगे तो फिर 1 2 3 करना ही पड़ेगा। और आलमगीर सेकंड के बाद एक और निकम्मा राजा आया, शाह आलम द्वितीय। इसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मतलब भयानक बर्बादी हुई है शाह आलम सेकंड के समय। और ये तो इतना कमजोर राजा था कि फर्स्ट मुगल एम्परर बन गया जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली। फर्स्ट मुगल एम्परर who got pension from British। अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने वाला ये पहला मुगल बादशाह बना। परिचय देख लीजिए इसका, क्योंकि आगे मैं काफी मुलाकात करवाऊंगा आपकी इससे। बैटल ऑफ बक्सर में इलाहाबाद की पहली संधि होगी, इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी, इसका नाम आएगा वहां पर। आई बात समझ में? बैटल ऑफ बक्सर में ये भी शामिल थे, भाई साहब लड़ने गए थे अंग्रेजों को हराने के लिए। अब बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल अलग कहानी है। प्लासी और बक्सर दोनों जुड़वा युद्ध है, ट्विन बैटल्स है। वो स्टोरी आगे की क्लासेस में डिस्कस होगी। ये शाह आलम सेकंड को तो विशेष रूप से ध्यान देके देख लीजिए इसको तो, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ये है तस्वीर, ये कभी सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने कि इन्हीं के परिवार में एक बंदा था जहांगीर, जिसने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, इन्हीं के परिवार में। और आज इन्हीं का परिवार अंग्रेजों के रहमो करम पर आ चुका था। मतलब वक्त कैसे बदलता है आप यहां देखिए। इसीलिए जब लोग आप कहते हैं ना कि नहीं मैं तो हमेशा रहूंगा, तो मैं इतिहास पढ़ाने वाला एक व्यक्ति, इतिहास का मैं एक छोटा सा विद्यार्थी, मुझे देख के लगता है इतिहास के अंदर में हमने इतने राजे रजवाड़ों को आते हुए और जाते हुए देखा कि भाई आप क्या बता रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, those who understand history create history and those who do not understand history become history। जो इतिहास समझते हैं वही इतिहास बनाते हैं, और जो इतिहास नहीं समझते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। ये बात जरूर होगा। शाह आलम सेकंड के बाद फिर आप अकबर सेकंड की एंट्री है, अकबर सेकंड के बाद फिर बहादुर शाह द्वितीय की एंट्री है। इन्हीं के समय 57 का विद्रोह हुआ। कवि भी थे, जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, जफर के नाम से, जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। जैसे अपने हरिवंश राय श्रीवास्तव साहब बच्चन के नाम से कविताएं लिखते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी साहब निराला के नाम से कविताएं लिखते थे, ये भी जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। मिर्जा गालिब साहब इन्हीं के दरबार में प्रेजेंट थे। एक बात और ध्यान रखो कि मिर्जा गालिब जो है वो आगरा के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं कहां पूछा गया कि मिर्जा गालिब कहां के रहने वाले थे, आगरा के रहने वाले थे, लेकिन बस दिल्ली में गए थे। ठीक है, आखिरी मुगल बादशाह साबित हुआ ये, और पहला मुगल बादशाह बना जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई 1862 में, जब अंग्रेजों ने 57 के विद्रोह के बाद इसको रंगून भेज दिया, निर्वासित कर दिया भारत से। ठीक है, तो वहीं एग्जाइल में, वहीं निर्वासन में ही इसकी मृत्यु हुई। ठीक है भाई, तो ये स्टोरी है इंडिया इन 18th सेंचुरी की। अब ये इंडिया इन 18th सेंचुरी का मैंने आपको एक हिस्सा बताया है। जी हाँ, आप जरा आप लोग शुरुआत में चलो, एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये जो इंडिया इन 18th सेंचुरी की कहानी है, इसको दो सिरे हैं। एक सिरा तो लेटर मुगल्स का है, उत्तर मुगलों का सिरा है, जो मैंने आपको बता दिया, और एक सिरा है किसका, रीजनल पावर्स का, क्षेत्रीय
शक्तियों का। ये सीधा तो हमने आज खत्म कर लिया। अब इसकी बात हम लोग अपना आगे करेंगे अगली क्लास में। बंगाल में क्या हुआ, मैसूर में क्या हुआ, मराठों ने क्या किया, अवध में सिखों ने, हैदराबाद में क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे आया, सब्सिडियरी अलायंस कैसे आई, पिंडारी कौन थे, पूरी कहानी डिस्कस की जाएगी यहाँ पे इंडिया इन 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है भाई, तो जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है भाई, और फ्री कंटेंट जो भी है, फ्री स्टडी मटेरियल है, उसके लिए आरंभ द बिगिनिंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइंस दिखेंगी। उन लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का एक जो है टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल पे लेके जाएगा। आप पेड बैच में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना होगा। Okay guys, so till then take care of yourself. Thank you.